मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो हम लोग समझ रहे हैं और जो समझना चाहते हैं, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर बदलाव किया, उसका मूल सिद्धांत क्या था। अगर मूलतः उस पे उतरें तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारी सृष्टि किस आधार पे चलती है। यानी हम अपने परिवेश को, उसको समझने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक परिवेश हमारे समझ में नहीं आएगा, तब तक हम अपनी सभ्यता को नहीं समझ पाएंगे। तो सभ्यता को समझना पहले ज़रूरी है। और सभ्यता के आधार पर अगर भारतीय इतिहास को राजीव भाई के जो गुरु रहे इतिहासकार धर्मपाल जी के अनुसार उस शिक्षा व्यवस्था को पुनः जागृत करने का प्रयास करें और उसको समझने की कोशिश करें, तो हमको सबसे पहले 4 सभ्यताओं को समझना होगा। और ये जो 4 सभ्यताएं आज की हैं, जो आज भी हमारी पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, उसमें सबसे अहम सभ्यताएं जो हमारे पास हैं, उन 4 सभ्यताओं में सबसे पहली एक भारतीय सभ्यता, जिसको सनातनी कहा गया। दूसरी एक इस्लामिक सभ्यता, और एक ईसाईयत सभ्यता, और चौथी है यहूदी। ये 4 सभ्यताएं हमारे दुनिया में आज भी चल रही हैं। इन 4 सभ्यताओं में ये जो भारतीय सभ्यता के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं ये सनातनी है। अगर सनातनी का आधार समझना है, अगर सनातनी को हम समझना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले इसी सभ्यता का आधार देखना पड़ेगा। जो इस्लामिक सभ्यता है वो इसी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती सभ्यता से प्रतीक है, क्योंकि ये भी पूरी एशिया के अंदर की सभ्यता है। अब तीसरी नंबर पे चलते हैं, ये ईसाईयत सभ्यता है। ईसाईयत सभ्यता वो सभ्यता है जिसका आधार बिंदु आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को। ये जो यहूदी सभ्यता है, ये चौथे नंबर की सभ्यता है। और चौथे नंबर की सभ्यता में यहूदी सभ्यता ही वो थी जिसमें एक व्यक्ति जन्मा था जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं। ये जो कार्ल मार्क्स था, इसकी कहीं भी आप कोटिंग जब देख लोगे तो ये एक इसका वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, कहता है धर्म अफीम है, और अफीम अमीर लोग गरीबों को चटा देते हैं, जिससे वो ऐशो आराम का जीवन काट सके। अब ये प्रश्न जैसे ही ये उठता है तो सबके मन में यहाँ पर आता है कि कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन जब तक हम इस सभ्यता का आधार नहीं समझेंगे, तब तक हमको ये व्यक्ति बिल्कुल सही लगेगा, और ये हमारी विज्ञान के अंदर, हमारी भूगोल के अंदर सब जगह घुस करके ये कार्य करेगा। तो हम इस प्रक्रिया को समझना ज़रा चालू करें। जो भारतीय सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, ईसाईयत सभ्यता या यहूदी सभ्यताओं के 4 बिंदु बताए गए, उसमें जो सनातनी सभ्यता के बारे में हमने बताया, ये सनातनी का अर्थ अहिंसा से है। और अहिंसा का सिद्धांत सीधा सीधा बिल्कुल आपके सूर्य की गति के अनुसार चलता है, जो इनके पास नहीं है। ये अपनी सूर्य की गति न होने के कारण इनके पास अपनी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर जो भारतीय सभ्यता के अंतर में जो हमारे पास सभ्यता है, उसके तहत पर जो हमारे धर्म के अंदर में काल की गणना है, मतलब गणित जो है, जिसको हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार जानते हैं, पंचांग के अनुसार जानते हैं, वही पंचांग इस्लामिक में भी है। यहाँ भी वही है। यहाँ भी जब विवाह होता है तो लग्न की बात होती है, हमारे यहाँ भी लग्न की बात होती है। ईसाईयत के पास अपना अंग्रेजी कैलेंडर है और वो जनवरी फरवरी के हिसाब से ही ये कैलकुलेशन करते हैं। यही सभ्यता का मुख्य आधार है। अब ये जब सभ्यता का मुख्य आधार है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये अगर सभ्यता का मुख्य आधार है, तो हमारी इसमें सभ्यता क्या है, यहाँ क्या है। तो थोड़ा सा पीछे चलें और
जो अंग्रेज़ों के पास एक विशेष व्यक्ति हुआ जिसको प्लेटो कहा, उसके बारे में अगर समझें, उसको अगर सुने, उसने जो लेख लिखे हैं, जो बात बताई है सभ्यता के आधार पर, उसको अगर हम समझना चाहें तो उसको अगर समझें तो सभ्यता समझ में आती है। प्लेटो जो उनका महान दार्शनिक हुआ, जिसने कई सारे सभ्यता के आधार पर उसने बातें बताई, और इस सभ्यता के आधार का जो मुख्यतया उसने बात जो बताई है वो केवल एक आधार उसका प्लेटो का दिखाई देता है कि वो कहता है कि स्त्री के पास दिमाग नहीं होता, उसके पास सोचने की ताकत नहीं होती। ये प्लेटो ने कहा उनके, मतलब जिस स्त्री को हमारे यहाँ इतना महान बताया गया, जिसको वैदिक नारी का वेश दिया गया, उनकी सभ्यता में जो हमको पढ़ाया जा रहा है, जो नारी सशक्तिकरण के वेश में आज दिखाया जा रहा है, वो नारी सशक्तिकरण वहीं से आया है कि वो कह रहा कि स्त्री के पास दिमाग नहीं होता। हमारी दादी नानी के पास अगर दिमाग नहीं था तो फिर ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आज से 20 साल 25 साल पहले इतने अस्पताल नहीं थे जो आज इतने अस्पताल हो गए। नारी सशक्तिकरण का कौन सा बेस लेकर के आया और क्या हुआ, ये हम लोगों को नहीं पता, इसको हमने समझना नहीं चाहा। हमने केवल मान लिया कि नारी सशक्तिकरण ज़रूरी है। वही प्रक्रिया जब यहाँ पर हम आगे बढ़े और इसके बाद हमने अरस्तू को देखा कि अरस्तू क्या कहता है, कहता सभ्यता क्या है, तो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का अपने पास जुड़ाव करना, जोड़ना, उसकी रक्षा करना सभ्यता कहा जाता है। यानी सवेरे उठो और दौड़ दौड़ के तुम लोग पैसा कमाना चालू करो, शाम तक खूब जोड़ो, अपने अंडर में लेबर रखो, खूब ज़्यादा रुपया कमाओ, और जो रुपया कमाओ वही सभ्यता है। ये अरस्तू ने कहा, और वो आज आपके यहाँ इसी शिक्षा व्यवस्था के तहत पे चल रहा है, जिस शिक्षा व्यवस्था पे हम लोगों ने अब तक शोध किया, जिस पे जाना। और ये जो सभ्यता और संस्कृति हमारे यहाँ पे थी, वो क्या थी और क्या विज्ञान लाती थी, उसका जब विश्लेषण हमने समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे मान के चलिए कि हम भारत की तरफ आएँ और छोटा सा एक वाक्यांश यहाँ से समझने का कोशिश करें। बहुत छोटी सी बात पे समझेंगे कि चरक ऋषि जो हमारे यहाँ के हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पर इतना ज़्यादा कार्य किया, वो आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, वो पहले बताते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सृष्टि का पालनहार होता है, वही व्यक्ति सृष्टि को समाप्त करने की अपनी ताकत रखता है अगर वो विज्ञान को गलत ढंग से इस्तेमाल करने लगे। जैसे आज आपके यहाँ इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, और उसके बाद भी आग लगाने को प्रदूषण कहते हैं। हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, एसी से नहीं बताता कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी टीचर कि प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, ये कौन सी विज्ञान है और किस विज्ञान को हम लोग समाप्त कर प्रयास कर रहे हैं विकास करने का, और कैसा विकास है ये। लेकिन जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, उसको मूलतः जा कर के हम उस पर समझने की कोशिश करें तो सबसे समझ के चलो कि एक व्यक्ति यहाँ से जन्म लेता है, एक व्यक्ति है, वो दो भागों में बंटता है ऐसे करके। एक यहाँ पालक होता है जो पालनहार होता है, जो सृष्टि का रक्षक होता है। एक यहाँ प्रलयंकारी होता है जो प्रलय करने वाला होता है, ये सृष्टि का विनाश करने वाला होता है, जो विज्ञान को किसी तरीके से नहीं मानता। एक ये होता है, और एक ये होता है जो सृष्टि को पालन करता है और सृष्टि के पालन के करने पे विज्ञान को मानता है। किस विज्ञान को मानता है और कौन सा विज्ञान यहाँ जन्मेगा और कौन सा विज्ञान यहाँ जन्मेगा, यही हमारी सभ्यता के मूल में है। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और गणित की एक लंबी व्याख्या के साथ हम लोग इस शोध पर और आगे कार्य करेंगे